नमस्कार। अभी लद्दाख के कुछ हिस्सों पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। कुछ समय पहले सिक्किम में नाथुला में भी चल रहा था, लेकिन वहाँ तो लगता है कि मामला बातचीत से शायद हल हो गया है। अभी लद्दाख में 3 अलग अलग जगहों पर डिस्प्यूट चल रहा है। एक तो गालवन वैली है, जहाँ अभी कुछ दिन पहले ये घटनाएं हुई थी, आपस में झड़प हुई थी, और जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने डिक्लेयर किया कि उसके 20 सैनिक मारे गए हैं। चीन की तरफ से कोई आधिकारिक आंकड़ा आया नहीं है, आता भी नहीं है, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता जैसी चीज़ तो चीन में शायद है ही नहीं। लद्दाख के कुछ हिस्सों को लेकर वर्तमान में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, और दोनों देशों की सेनाओं के मध्य पेंगोंग सो, गालवन घाटी, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी में गतिरोध बना हुआ है। अब इस गतिरोध के युद्ध में बदलने की कितनी संभावना है, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, अभी चीन की जो स्थिति है, पूरे विश्व में उसको कोरोना फैलाने का जिम्मेदार माना जा रहा है, जानकारियां छुपाने का आरोप लगाया जा रहा है उसके ऊपर, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कोरोना चीन के बायोलॉजिकल वारफेयर मुहिम का एक हिस्सा है, जो गलती से बाहर आ गया और इसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। तो पूरे विश्व में एक तरीके से चीन को अलग थलग करने की मुहिम चल रही है। कई सारे देशों ने तो उस पर डायरेक्ट ही आरोप लगाया है कि चाइना ने जानबूझ के उनके देशों में फैलाया है, जैसे यूएस बोलता है कि चाइना ने जानबूझ के उसके यहाँ कोरोना फैलाया है। इवन इफ जर्मनी के एक टेब्लॉइड ने चीन को $130 बिलियन की क्षतिपूर्ति के लिए भी कहा है। अब चूंकि पूरे विश्व में चीन घिरता जा रहा है, तो बहुत संभावना इस बात की रहती है कि ध्यान भटकाने की साजिश के तहत एक दूसरा फ्रंट खोल दिया जाए, जहाँ से पूरे विश्व का ध्यान उसकी तरफ चला जाए और अभी जो तत्कालिक आरोप लग रहे हैं, इस परिस्थिति से चीन को बचाया जा सके। तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही दौलत बेग ओल्डी की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जहाँ से वो काराकोरम हाईवे को पूरे तरीके से टारगेट किया जा सकता है, या यूँ कह लीजिए कि पूरा काराकोरम हाईवे भारतीय सेना की जद में आ जाता है, इस वजह से भी अग्रेशन चीन दिखा रहा है, या पीएलए वहाँ पूरी तरह से अपनी तैयारी करती हुई दिख रही है। क्योंकि आज का चीन जो है, कुछ भी करता है वो आर्थिक मोर्चों पे अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए करता है, और व्यापार चीन के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि पूरे विश्व को चीन ने एक तरीके से अपना बाजार समझ रखा है, और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उसकी अपनी जो प्रसिद्धि है, स्थिति है, इसकी वजह से वो कहीं भी किसी भी बाजार को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। अब चूंकि काराकोरम हाईवे उसका OROB का हिस्सा है, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिससे वो पूरे विश्व को जोड़ना चाहता है सड़क मार्ग से, ताकि वो अपने माल की अनवरत सप्लाई सारे जगहों पे, पूरे यूरोप में और फिर पूरे मध्य एशिया के देशों में पहुंचा सके। लेकिन दौलत बेग ओल्डी तक सड़क बन जाने से और वहाँ हवाई पट्टी शुरू हो जाने से और भारतीय सेना की वहाँ स्थिति मजबूत होने से चीन के इस OROB को बड़ा झटका लग रहा है। इसलिए इस बात की भी संभावना है कि चीन ने ये सारा कुछ जानबूझ के किया है, ताकि भारतीय सेना दौलत बेग ओल्डी में थोड़ी कमजोर पड़े और चीन को अपने काराकोरम हाईवे को निर्विरोध और निर्विवाद ढंग से चलाने में मदद मिले। झड़प तक की तो स्थिति ठीक है, लेकिन इसके पूर्ण युद्ध में बदलने की संभावना वर्तमान में तो नहीं दिख रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि युद्ध किसी भी देश को आर्थिक बदहाली की ओर ले जाता है, और चीन की पूरी अर्थव्यवस्था उसके निर्यात पर टिकी हुई है आज की तारीख में। तो चीन अपनी अर्थव्यवस्था को किसी भी कीमत पर बर्बाद करने का जोखिम तो नहीं ले सकता। दूसरा, कागज पे भले ही साजो सामान और तकनीकी के मामले में चीनी सेना बहुत बेहतर दिखती है, लेकिन अनुभव, उत्साह और पहाड़ों पर युद्ध लड़ने की कुशलता, इन तीनों पैमानों पे चीन की सेना कहीं भी टिकती नहीं है। साथ ही चाइना ने अभी काफ़ी समय पहले एक वन चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च की थी। इस पॉलिसी के कारण भी चीन की सेना में अकुशल, बिगड़ैल और डरपोक लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है, जिनको वास्तविक युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। उनको सिर्फ सामान्य स्तर के प्रशिक्षण के बाद युद्ध के मैदानों में भेज दिया जाता है। और ये इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि अभी जो झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, उसमें चीन ने अभी भी अपनी हुए नुकसान की कोई परिस्थिति बताई नहीं है। कितने लोग उसके मारे गए हैं, कितना नुकसान हुआ है, कितने घायल हुए हैं, ये बताने की स्थिति में चीन अभी नहीं है, क्योंकि वास्तविक स्थिति लोगों के सामने आ जाने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि चीन की सेना की हालत क्या है। 1967 के नाथुला चावला, जो सिक्किम में आता है, के कन्फ्लिक्ट में बुरी तरह पराजित होने के बाद पीएलए ने कोई भी संपूर्ण युद्ध नहीं लड़ा, इसलिए युद्ध का अनुभव उनको वास्तविक परिस्थितियों में युद्ध का अनुभव ना के बराबर है। यहीं जब हम भारतीय सेना की बात करते हैं, तो चूंकि हमारे पड़ोसी इतने अच्छे हैं, पाकिस्तान और
चीन जैसे, कि हमें हमेशा कोई ना कोई युद्ध लड़ना पड़ता रहा है। 1965 और 71 में पाकिस्तान से पूर्ण लड़ाई, उसके बाद करगिल युद्ध और कश्मीर में अलगाववाद की जो समस्या है, इसकी वजह से हमेशा युद्ध जैसी स्थितियां रही हैं। और इन परिस्थितियों की वजह से भारतीय सेना को ज़मीनी स्तर पे और हाई एल्टीट्यूड में पहाड़ों पे युद्ध लड़ने का जो अनुभव है वो उनको अपराजेय बनाता है। लेकिन कुछ नया, सस्ता और सुंदर की ग्राहक की मांग चाइनीज सामानों के अतिरिक्त और कहीं से पूरी भी तो नहीं हो पा रही है। अब हम कुछ आंकड़े देखते हैं कि भारत में चाइनीज सामानों का किस तरीके से प्रभाव है और किस किस सेक्टर में कितनी चीज़ें चाइनीज बिक रही हैं। भारत में बिकने वाले स्मार्टफोन में हर 10 में से 8 स्मार्टफोन चाइनीज हैं। दवाओं के निर्यात में भले ही हम नंबर 1 हैं, परंतु इसमें लगने वाला लगभग 3/4 कच्चा माल चीन से ही आता है। अतः साफ है कि चीनी सामानों को बाय बाय करने से पहले हमें उसके सस्ते विकल्प तलाशने होंगे। हाँ, जिन चीज़ों की आवश्यकता या वैल्यू एडिशन हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं है, उन्हें तत्काल छोड़ा जा सकता है, उनका तात्कालिक रूप से बहिष्कार किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे चाइनीज ऐप हैं, उनको तो बिना सोचे समझे या बिना कोई और विचार किए तुरंत छोड़ा जा सकता है, क्योंकि उसके लिए हमें विकल्प भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे टिकटॉक हमें छोड़ना है तो उसमें विकल्प की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। अब ब्यूटी प्लस छोड़ सकते हैं, इसके अलावा यूसी ब्राउज़र छोड़ सकते हैं, क्लब फैक्ट्री छोड़ सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे तमाम ऐप हैं जिनका हमारी ज़िंदगी में, वास्तविक ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। तो उनको तात्कालिक रूप से छोड़ के चाइनीज सामान के बहिष्कार की शुरुआत की जा सकती है। और मार्केट के इस सेंटीमेंट का असर भी दिखने लगा है। ओप्पो ने अभी अपना एक मोबाइल फ़ोन लॉन्चिंग था उनका, जिसकी वो लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले थे, लेकिन उन्होंने उसको रद्द कर दिया। इसी तरीके से चीन का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसके भी सुर बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। अभी आप ग्लोबल टाइम्स को देखेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, मुख्य पृष्ठ पे 5-6 खबरें भारत से संबंधित है, और उस सब में समझौता और शांतिपूर्ण समाधान की बात कही गई है। और ये भी कहा गया है कि व्यापार बहुत प्रभावित होगा अगर संबंध आपस में ख़राब होते हैं तो। परंतु ये चाइना की पॉलिसी रही है, हमेशा वो 2 कदम आगे बढ़ के 1 कदम पीछे हटने की पॉलिसी पे चलता है। अतः हमें इन भुलावों में ना आते हुए आर्थिक मोर्चे पर चीन की कमर तोड़ने के अभियान को जारी रखना है। और बाकी का काम तो हमारी सेना कर ही रही है, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कल सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि चीन ने हमारी न तो 1 इंच ज़मीन ली है, न ही किसी चौकी पर कब्जा किया है। तो सेना की तरफ से हमें निश्चिंत रहते हुए, और हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की और चाइनीज ऐप प्रयोग नहीं करने की, उस पर हमें कायम रहना है। साथ में ये भी एक चीज़ देखनी है हमें कि जो सामान हमने खरीद लिया और जो हम घर ले आए हैं, उसको तोड़ के हम चाइना का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हम भुगतान कर चुके हैं और पैसा चीन पहुंच चुका है। कर हम ये सकते हैं कि भविष्य में जब हम कोई भी सामान खरीदने जाएं तो हम उसके विकल्पों पर अवश्य विचार करें कि इस चाइनीज सामान के विकल्प के रूप में हमें और कोई सामान उपलब्ध है क्या, कुछ और हम खरीद सकते हैं क्या जो उतनी ही वैल्यू हमें प्रोवाइड करे उसी कीमत में। और इस तरीके से फिर हम चाइनीज सामानों को धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं।